हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और सीटेट में आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्राइमरी की जो मैथ्स है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुणनखंड और गुणज। देखिए, सीटेट की मैथ्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, सीटेट की मैथ और यूपी टेट की जो मैथ्स है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली अगर आप देखा जाए, अगर सीटेट की मैथ्स की बात करें तो यूपी टेट की मैथ्स की कंपैरिजन में बहुत ही ईजी होती है। ठीक है, अगर आपको चार जो बेसिक जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अगर ये चार चीज़ें आपको आती हैं तो सीटेट की मैथ आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है ना। तो सीटेट में क्या होता है ना कि 15 क्वेश्चंस लगभग आपके आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, जो आपके, जैसे कि आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ तो कैलकुलेशन बेस्ड 15 क्वेश्चन होते हैं और बाकी जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पेडागोजिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आप, ये जो आपकी पहली क्लास है, क्लास 1 ले रहा हूँ और जो भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे टॉपिक में इस चैनल पे कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोज़ को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। जो जिनका मैथ का बैकग्राउंड है उनको तो हो सकता है कि थोड़ा सी बोरिंग लगे क्लास, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो हमारी माता बहनें हैं, जो लोग सीटेट के लिए जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिनको मैथ उनका बैकग्राउंड जब कभी नहीं रहा है, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड और गुणज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है ना। तो किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूर्ण विभाजक यानी एग्जैक्ट डिवीजर होता है। यानी वह उस संख्या उस दी गई संख्या को बिना कोई शेषफल छोड़े पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, तो वह संख्या उसका क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिख दूं 12। ठीक है ना। अगर 12 को मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, भाग आप दे लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाए। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो वो संख्या उसका क्या हो जाएगी, गुणनखंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 12 को 6 से भाग दिया तो 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, यानी पूरी तरीके से विभाजित कर दिया उस संख्या ने। तो ये 6 क्या हो गई, गुणनखंड हो गई किसकी, 12 का। ठीक है। और देखो 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं ना तो 4 तियां 12, तो भी देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 से भी पूरा डिवाइड हो गया, 6 से भी पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये क्या हो गया, पूर्ण विभाजक हो गया। तो 4 भी पूर्ण विभाजक है, 6 भी पूर्ण विभाजक है। ठीक है। तो कहने का मतलब 12 के गुणनखंड 4 भी है और 6 भी है। तो 12 जिन जिन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्याएं 12 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है ना। गुणनखंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको वो आगे बताऊंगा। ठीक है। तो गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, अगर वो संख्या उस संख्या को पूरी तरीके से काट देती है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर मैं 5 को भाग दे रहा हूँ 2 से, तो 2 दूना 4, कितना बचा, एक शेषफल बचा। लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कटा क्योंकि शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। शेषफल आना चाहिए था 0, लेकिन आ गया 1, तो यानी 2 जो है 5 का गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आने पर ही आपको जो है क्या मिलेगा, पूर्णतया विभाजक मिलेगा, यानी गुणनखंड मिलेगा। तो जो संख्या किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे तो वह उसका वो क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। इतनी ही बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला जो है वो है आपका गुणज। गुणज समझेंगे, गुणज क्या होता है। ठीक है। गुणज देखिए, गुणज क्या कहता है, मल्टीपल होता है एक। ठीक है, मैं गुणज को आसान भाषा में समझा दे रहा हूं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने लिखा 5। अब मैं कहूं कि 5 का पहला गुणज बताओ, तो 5 का पहला गुणज क्या होगा, 1 से गुणा कर दो तो एक गुणज आ गया कितना, 5। दूसरा गुणज कितना आएगा, 10। तीसरा कितना आएगा, 15। 5 का चौथा गुणज क्या होगा, 20 होगा। 5 का पांचवा गुणज कितना होगा, 25 होगा। तो गुणज जो है कितने भी हो सकते हैं,
मतलब इनफाइनाइट होते हैं, आप गिनती नहीं कर पाओगे, काउंट अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है। तो 5 की 1 से गुणा करोगे तो 5 का जो पहला गुणज है वो 5 मिल गया, 5 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 का तीसरा गुणज हो जाएगा 15, 5 का चौथा गुणज हो जाएगा 20, और 5 का पांचवा गुणज जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो गुणनखंड और गुणज में आप समझ गए होंगे। गुणनखंड क्या होते हैं, हम इस ढूंढते हैं पूर्णतया विभाजक। अभी मैं आपको और समझाऊंगा। जैसे मान के चलो भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको समझा रहा हूं, उससे आपको गुणनखंड और गुणज दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के गुणनखंड बताओ, 6 के क्या निकालेंगे हम, पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 6, देखो 6 1 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा 1 से डिवाइड। तो 1, देखो अगर हम 6 को 1 से भाग दें, ठीक है ना, बहुत बेसिक बता रहा हूं, तो 1 से डिवाइड भाग देंगे तो 0 शेषफल आ जाएगा। तो 6 का गुणनखंड 1 हो गया। 6 क्या 2 से कट जाएगा, 2 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, 2 3 6 होते हैं। 6 क्या 3 से कट जाएगा, 3 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 क्या 4 से कटेगा पूरा पूरा, 6 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखो अगर हम 4 से इसको भाग देते हैं, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना आएगा, 2। शेषफल 0 आना चाहिए तभी वो कहलाएगा उसका गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे शेषफल आया 2, तो 4 जो है 6 का गुणनखंड नहीं होगा, 4 6 का गुणनखंड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। 6 को अगर 6 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज समझना कि 6 के गुणनखंड हुए 4, 1 2 3 और 6, है ना। अब यहां पे बताओ इसके अलावा भी कोई गुणनखंड हो सकता है 6 का, 6 का गुणनखंड इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर भाग नहीं जाएगा, हमें पूर्णतः विभाजक देखना है। एक 6 को पूरी तरीके से काट देता है, 2 6 को पूरी तरीके से काट देगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा, 4 और 5 नहीं काट पाए, तो 4 और 5 जो है आपके जो है गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज देखोगे कि गुणनखंड में होता क्या है। गुणनखंड में एक तो एक और स्वयं वह संख्या, उस संख्या का गुणनखंड जरूर होंगे। ये बात समझने वाली है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर किसी संख्या जो दी गई संख्या का गुणनखंड हमेशा एक और स्वयं वह संख्या होगी। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि 7 के गुणनखंड निकालो, तो आप आंख बंद करके लिख देना 7 के जो गुणनखंड होंगे, 7 के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो आपके 7 के एक तो होगा ही और 7 भी होगा। तो ये तो आंख बंद करके लिख सकते हो। ठीक है, एक 7 1 से कट जाएगा और 7 स्वयं से भी कट जाएगा। तो यहां से एक हमें स्टेटमेंट मिलता है कि किसी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होगी ही, जरूर होगी। ठीक है, और हमने 6 के गुणनखंड निकाले, तो 6 के गुणनखंड आए 1 2 3 4। आप गुणनखंड को काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, क्योंकि गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात गुणनखंड, तीसरा स्टेटमेंट आप इंपॉर्टेंट है सुनना। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि किसी संख्या का गुणनखंड जो होगा वो या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6 हैं, तो ये देखो आप, 1 6 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है, 3 भी 6 से छोटा है, लेकिन ये 6 6 के बराबर है। तो किसी संख्या का गुणनखंड या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहां से गुणनखंड के बारे में 3 स्टेटमेंट तुम्हारे क्लियर हो गए ना। पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट यह है किसी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है, जरूर होगी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि किसी संख्या के गुणनखंड फाइनाइट होते हैं। ठीक है, फाइनाइट का मतलब आप उनको काउंट कर सकते हो। तीसरा क्या है कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ये गुणनखंड के बारे में कुछ बातें हमें से छूट गई थी, हमने यहाँ पे बात कर ली, क्योंकि गुणनखंड और गुणज में कंपैरिजन हमें करना है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं गुणज की। तो गुणज ना यहाँ पे जो लिखा है उसको आप भूल जाओ, गुणज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मैंने इसलिए गुणनखंड पे दोबारा से इसलिए गया जिससे कि आपको आसानी हो समझने में गुणनखंड गुणज में क्या अंतर है। अब हम 6 के ही गुणज ले लेते हैं। हमने 6 के गुणनखंड ऊपर ले लिए, नीचे लेते हैं 6 के गुणज। तो 6 का पहला गुणज होगा 6, 6 का दूसरा होगा 12, 6 का तीसरा होगा 18, 6 का चौथा गुणज जो होगा वो होगा 6 चौक 24, 6 का पांचवा गुणज जो होगा वो होगा 6 पंजे 30। ऐसे ही हम आगे गुणा करते चले जाएंगे और गुणज भी निकलते चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर आप देखो कि ये रहे गुणनखंड और ये रहे गुणज। 6 का पहला गुणज 6, 6 का दूसरा गुणज 12, 6 का तीसरा गुणज 18, 6 का चौथा गुणज है 24, 6 का पांचवा गुणज है 30। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज देखो कि गुणनखंड या तो छोटा है या उसके बराबर है, लेकिन गुणज जो है हमेशा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्लियर दिख रहा है ना? 6 का गुणज 6 है, दूसरा गुणज है 12, तीसरा है 18। तो आप यहां से देखो गुणज, गुणज या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। यहां देखो गुणज या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने कि 6 जो गुणज, किसी संख्या का जो गुणज होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते। यहां तो एक सीमित होगा, परिमित हो गया। यहां पे देखो 6 के गुणनखंड जो है केवल 4 होंगे। यहाँ देखो 6 के गुणज देखो, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 36, 6 सत्ते 42, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होते हैं, गुणजों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये चीज आप समझ गए, ये क्या लिखा है इसको आप भूल जाओ। ठीक है, गुणज क्या होता है, गुणज इसका गुणज का मतलब ही होता है मल्टीपल। तो 6 का पहला मल्टीपल 6 है, 6 का दूसरा मल्टीपल 12 है, 6 का तीसरा मल्टीपल 18 है। ठीक है, जो स्टेटमेंट थे ना उस पर ध्यान देना, उससे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को समझो। देखो गुणज और गुणनखंडों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बताया था वो चीज यहाँ पे अब लिखी हुई है। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, मैंने कहा है ना कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं वो संख्या होती है। तो देखो यहाँ पे एक और स्वयं अपना, स्वयं वही संख्या उस संख्या का गुणनखंड होती है। ये आप स्टेटमेंट 1 के फॉर्म पे लिख लोगे, ये आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में आता है ये। ठीक है, कि ये पूछता है कि निम्नलिखित में से गुणनखंड के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, वो तो मैंने बता दिया कि शेषफल 0 होता है। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। उस संख्या से या तो छोटा होगा या उस संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, 6 के मैंने निकाल के बताए थे कि 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 6। तो उस संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ये हो गई बात गुणनखंड की। दी हुई संख्या गुणनखंड परिमित होती है, परिमित मतलब फाइनाइट होती है, आप इसको काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो इसको आप। ठीक है ना, तो 6 के गुणनखंड केवल 4 होंगे, आपने काउंट कर लिया। आगे देखिए, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब देखो यहां तक तो बात हो गई थी भाई साहब गुणनखंड की, यहां तक। ठीक है, अब यहां से जो बात चल रही है, यहां से जो बात चलेगी वो चलेगी आपकी गुणज की। यहां से जो बात चलेगी गुणज की चलेगी। ठीक है ना, गुणज। अब देखो गुणनखंड की प्रॉपर्टीज हो गई, अब गुणज की प्रॉपर्टीज पे आओ। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, मैं बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा, एक दी हुई संख्या गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अपरिमित होती है। तीसरा देखिए, प्रत्येक संख्या एक गुणज प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। अब आप देखो मैंने कहा कि 6 के गुणज बताओ, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का भी तो एक गुणज है नहीं है। 6 का पहला गुणज 6 है, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी बेसिक थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आगे हम करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, टॉपिक है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट नंबर का एक टॉपिक है ये, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक, तो देखो कि परफेक्ट नंबर होता क्या है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो।
जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो वह एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 6 के गुणनखंड देखते हो, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। तो इसके गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या का दुगना आ गया तो वह एक परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। आप देखोगे 6, 3, 9 और 3 कितने हो गए? 12। अब आप देखो इस 6 के गुणनखंडों का योग 12 आया, जो कि 6 का दुगना है। 6 का क्या है? दुगना है। तो ये 6 क्या हो गई? एक परफेक्ट संपूर्ण संख्या हो गई। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सी परफेक्ट नंबर है, कौन सी संपूर्ण संख्या है, तो उसके गुणनखंडों का योग आप निकाल लो। योग अगर उससे दुगना आ रहा है, उससे दोगुना आ रहा है, संख्या से दोगुना आ रहा है योग, तो वह संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आपसे पूछ सकता है, एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि दिए गए जो है निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है? तो संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो ये चीजें आपको हो गई होगी क्लियर। अगला जो टॉपिक है वो है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है ना, अभाज्य और भाज्य संख्या, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब यहां पर आप देखो, ये नंबर भाज्य संख्याओं से आपका प्रश्न यूपी टेट में बहुत बनता है, सी टेट में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो वह सभी धनात्मक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और दूसरी वह स्वयं संख्या। जैसे आप ये देखो कि सबसे, अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। 2 या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी। 3 होगी, उसके बाद फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर आपकी हो जाएगी 11, है ना। अब आप कहोगे सर 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 आपकी 1 से कट जाएगी, 6 स्वयं से भी कटेगी, लेकिन 6 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी कट जाएगी। 2 से अगर भाग देंगे 6 को, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो 6 नहीं हो सकती। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे। तो 1 से तो सभी संख्या कटेंगी और खुद से भी जो है सभी संख्या कट जाती है, लेकिन किसी और से ना कटे। 3 1 से कटेगी, स्वयं से और स्वयं से कटेगी। 5 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी। 7 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 11 भी 1 से और स्वयं से कटेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? तो कभी कभी क्या होता है ना, तो अभाज्य संख्याओं से प्रश्न कैसे पूछता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं ना, अभाज्य संख्या 3 से चालू कर देंगे या अभाज्य संख्या 1 से चालू कर देंगे। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरुआत होती है। 2 है, 2 से स्टार्ट करोगे, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगी आपकी 17, ठीक, 23। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं आपको देखनी है, ठीक है ना। अगला देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो देखो, भाज्य संख्याएं क्या है? कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनके 2 या अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आप देखो, जिनके 2 गुणनखंड हो या उससे अधिक गुणनखंड हो, जैसे जो अभाज्य ना हो सारी भाज्य होंगी। जैसे मान लो 6 है, 6 के आप देखोगे 1 और 6 तो होगा ही गुणनखंड, इसके अलावा 2 भी होगा, 3 भी होगा। जैसे कि 9 है, 9 में देखो 1 भी होगा और 9 भी होगा, इसके अलावा 3 भी होगा। क्यों? देखो 9 जो कैसे किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 3 से कट जाएगी और 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यानी जिनके जो है 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, आगे बढ़ जाते। देखो सम और विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो सम आप बहुत पहले ही पढ़ते हुए आए हो, फिर भी मैं आपको जब बेसिक करा ही रहा हूं तो मैं भी इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले बात करेंगे सम संख्याओं की, इवन नंबर्स की बात करेंगे। सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएं, ठीक है, या जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान के चलो 10, इकाई का अंक कितना है? 0 है। 22, इकाई का अंक 2 है। 24, इकाई का अंक 4 है। मैंने लिखा 1 2 5 6 4, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। तो आप इकाई का अंक देखना है आपको। इकाई का अंक अगर आपको 0 2 4 6 8 में से कोई मिल जाए तो हमारी सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना।
और विषम संख्याएं, अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई मिले तो हमारी वो विषम संख्या कहलाएंगी। बहुत छोटी सी बात है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है, ठीक है। दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो वो भी क्या होगी? 2 है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर 3 है ना? 3 है। तो सम विषम में तो आप समझ ही गए होगे, कोई बड़ी बात है नहीं कि किसी के अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या क्या है? जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो तो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। या जो 2 से कट जाए वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से नहीं कटती वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को ना आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चंस आगे आने वाले कर पाओगे, ठीक है ना। विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं, विभाज्यता की जांच हम कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से विभाज्यता की, जो कैसे जांच होगी। 2 से विभाज्यता के नियम क्या है, कोई संख्या 2 से कब कटेगी। तो मैंने आपको बताया था, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाती है और इनको हम सम संख्याएं भी कहते हैं। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ संख्या लिखी 3, 5, 4, 0, तो ये संख्या 2 से कटेगी? हाँ कटेगी, क्योंकि इकाई के अंक पर 0 है, ठीक है ना। एक संख्या मैंने और ली 5, 4, 9, 7, 8। अब देखो इकाई का अंक देखेंगे केवल हम, कितना है इकाई का अंक? 8 है। तो इकाई का अंक 8 आ गया तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। मैंने लिखा 5, 9, 4, 7। अब बताओ इकाई का अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उसमें जो है ना, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1, 4, 3, 1 है ना। इसको हम जोड़ेंगे तो 1, 4, 3, 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। 9 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 5, 4, 3, 4, 2। तो आप देखो ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप यहाँ पे जोड़ लोगे। 5 और 4 कितना होता है? 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 आ गया। 18 3 से कट जाता है? हाँ कट जाता है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो इसीलिए संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से कटने का नियम सिंपल ये होता है कि आप दी गई संख्या के अंकों को योग कर लो, अगर वो योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम जो है ये है कि इकाई और दहाई के अंक जो है, किसी भी संख्या में इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ 4, 3, 6 है ना। अब आप देखो इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी हुई संख्या कितनी है? 36 है ना। ये इकाई होता है, ये दहाई है। 36 है, 36 4 से कट जाता है? हाँ कट जाता है, 4 में 36 होते हैं, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला देखो। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है? बहुत ही सिंपल नियम है 5 से विभाजित होने का। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। तो अगर कोई संख्या, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ लिखा 5, 6, 0, ये संख्या 5 से कटेगी? कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। मैंने लिखा 4, 6, 5, 7, 5, संख्या 5 से कटेगी? कटेगी, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो संख्या वो आपकी क्या होती है? कट जाती है। किससे? 5 से, ठीक है। आगे बढ़े। 6 से विभाज्यता का नियम। तो वो 6 किस किस से मिलके बना है? 6 मिला बना है 2 और 3 से मिलके। तो ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटनी चाहिए। 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तो संख्या वो 6 से कट जाएगी। ये रूल इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो रूल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो 2 का याद रखो, 3 का याद रखो, 4 का याद रखो, 5 का याद रखो, ठीक है ना। और एक 8 का नियम भी है। 8 का नियम भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी बता देता हूँ आपको कि अगर अंतिम 3 अंक से बनी हुई संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़े के अंकों से बनी हुई संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये होता नहीं, इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट 9 का
9 का और 11 का आएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, 9 का और 11 का आएगा। तो देखो ये 9 का देख लेते हैं पहले हम, 9 का नियम क्या है। तो 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो आप देखो कि किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे बिल्कुल 3 की तरह है ये, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो 9 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई बड़े इसमें लॉजिक है ही नहीं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान के चलो 3, 5 और 8 और 2, है ना। तो आप इनको काउंट कर लो, अंकों के योग को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 5 3 8 8 16 और 2 18, 18 अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, है ना। तो आप देखो 18 9 से कट जाता है तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 4 6 8, 4 और 6 8, इनको जोड़ोगा 8 6 14, 14 4 18, 18 कट रहा है 9 से तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो नियम ये हो गया। अब आपका लास्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो है आपका 11 से विभाजित होने का नियम। यहाँ आप देखो, एक तो 10 से विभाज्यता का नियम है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पे 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाती है, ठीक है ना। वो संख्या क्या होगी, 10 से कट जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 70, लिखा हमने 80 या 100 लिख दिया, या 7 6 5 9 4 0 लिख दिया। तो किसी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0 आ जाए तो वो ध्यान रख लेना, वो संख्या कट जाएगी 10 से, ठीक है। बहुत बेसिक सा रूल है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। बाकी हमारा ये 11 वाला रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 11 से विभाज्यता का नियम जो होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखना, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का अंतर, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, यदि वह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से कट जाती है। तो समझते हैं इस चीज को। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझते हैं, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसी में का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले हम लेते हैं 1331 के बाद से समझेंगे हम। यहाँ लिखा है 1331, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक। हम समझेंगे 1331 से, 1331। अब आप देखो यहाँ पर आपके अगर आप कहीं से भी शुरुआत कर लो, चाहे इधर से कर लो, लेफ्ट हैंड से इस तरफ बढ़ जाओ, या इस तरफ से इस तरफ की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है ना। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यह 1331 है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। एक से पहले हम जोड़ेंगे 3, 3 जोड़ेंगे, तो एक में 3 जोड़ा, ठीक है ना। दाएं से विषम स्थानों के अंकों का कितना आ गया, 4। फिर इस 3 से ये वाला एक जोड़ेंगे, देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे भी ये, यहाँ जोड़ने पे योग आया 4, यहाँ जोड़ने पे योग आया 4। इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या आपका 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतर 0 आ गया, तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। एक और हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे चीज, जैसे ये है 61809, ठीक है ना। अब 61809 में आप देखो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक अंक छोड़ करके हम अंकों को लेंगे। तो 9 में हमने लिया 8, 8 के बाद जोड़ा 6, तो कितना आ गया, 23 आ गया। अब यहाँ पर हम जो बचे हुए अंक हैं उनको जोड़ लो, 0 और 1 बचा हुआ हमने जोड़ लिया यहाँ पे 1। तो इसको जोड़ने पर हमारा आया 23, उसको जोड़ने पर आया 1, और 23 में से हमने 1 घटाया तो हमारा आया 22। अब हाँ, अंतर या तो 0 आ जाए या आपका अंतर 11 से कटने वाला आ जाए। तो 22, देखो 22 यहाँ पर 11 से कट जाएगा, 22 11 से कट जाएगा। तो अगर 22 11 से कट रहा है तो ये संख्या भी 11 से पूरी पूरी कट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप अभी हम और समझ लेंगे, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे ना तब हम और समझेंगे इस चीज को, आप टेंशन मत लीजिए,
सारा बेसिक समझाकर ही आपको जो है मैं छोड़ूंगा। ठीक, अब हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझनी हैं। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं HCF यानी मासा। ठीक है, मासा कहलाता है। मासा क्या होता है? सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवीजर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मासा कह देते हैं। ठीक है, अब मासा निकालने का एक तरीका जो होगा वो हम आगे आपको बता देंगे कि तरीका क्या है मासा निकालने का। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो हम आपको मासा निकालने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड जो होता है, क्योंकि यही चीज यूज की जाती है ना। आपके जो क्वेश्चंस में सीटेट यूज करेगा तो यही यूज करेगा। ठीक, आगे देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में ध्यान रखना है सबसे छोटा सार्वगुणज। ये दो चीज ध्यान रखनी है, लासा जो होता है सबसे छोटा सार्वगुणज होता है, मासा जो होता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है। अब ये होते क्या हैं, ये हम सवाल करेंगे और समझते जाएंगे। सवालों के माध्यम से हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है, निकालेंगे कैसे 20, 28, 36 का मासा, ये भी हम समझ लेंगे। जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हम समझते जाएंगे। लासा कैसे निकलेगा तो हम क्वेश्चंस में समझा देंगे। ठीक है, और वर्गमूल, ये दो चीजें और हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ पे अगर हम किसी संख्या की उसी संख्या से खुद से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो हमें उसका वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 9 की अगर 9 से गुणा करेंगे तो हमें 9 का वर्ग मिल जाएगा 81। जैसे हम 11 की 11 से गुणा करेंगे तो हमें 11 का वर्ग मिल जाएगा 121। इस तरीके से जो स्वयं की संख्या से गुणा होती है वर्ग कहलाता है। तो वर्ग तो आपको पता होगा, वर्गमूल कैसे निकलता है ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, वर्गमूल यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अभी क्लियर करते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, वर्गमूल देखो, वर्गमूल क्या है कि जैसे मान के चलो किसी संख्या का वर्गमूल एक ऐसा मान है जिससे स्वयं से गणना करने पर वही मूल संख्या प्राप्त होती है। इसको वर्गमूल के चिन्ह इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो हमें वर्गमूल निकालना कैसे है, जैसे मान के चलो कि हमें 36 का वर्गमूल निकालना है ना। तो ये वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब 36 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 36 के कर लेंगे गुणनखंड। तो 36 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा, मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। 2 से काट देंगे तो यह आ जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे फिर आ जाएगा 9। 3 से काटेंगे, 3 से 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, कब तक काटेंगे? जब तक के नीचे एक ना आ जाए। अब यहाँ पे देखो गुणनखंड आ गए 4, 2 2 3 3। तो यहाँ पे अब हम जो भी डबल हुआ है उसको हम रिपीट करेंगे। जैसे मान के चलो कि ये हमारे आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हम क्या करेंगे, जोड़े में से एक एक उठा लेंगे। तो 2 से हमने उठा लिया कितना, 2 का जोड़ा है तो एक 2 उठा लिया। 3 का पेयर बनाया तो 3 उठा लिया, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 36 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। आगे जो सवाल आएंगे हम उसमें आपको निकालना भी बता देंगे। ऐसे ही आपका घन और घनमूल होगा। ऐसे ही आपका देखो घनमूल, घन और घनमूल किसी संख्या को अपने आप से 3 बार गुणा करने पर जो आता है वो हमारा घन होता है। और घनमूल क्या होता है, घनमूल में जैसे हमने 2 के पेयर में से एक लिया था, इसमें 3 के पेयर में से एक लेंगे। जैसे हम एक बता देता हूँ सवाल, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ आपका, हाँ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, मान के चलो 256 ले लेता हूँ। 256 नहीं, 64 और 8, 8 चौक 32 का 2, 8 से 48, 512 ले लेता हूँ। ठीक है ना, 512। तो इस 512 का हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है घनमूल, है ना। घनमूल को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो है वर्गमूल में इसका जो मतलब होता है, यहाँ पे 2 मतलब होता है, या आप अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो भी यहाँ पे अंडरस्टूड होगा, यहाँ पे 2 है। लेकिन घनमूल में यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। अगर मैं इसका घनमूल निकाल के बताऊँ 512 का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से काटोगे फिर 64 आएगा। फिर 2 से काटोगे 32 आएगा। फिर 2 से काटोगे 16 आएगा। फिर 2 से काटोगे 8 आएगा। फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से काटोगे
फिर 2 आएगा, 2 से काटोगे फिर 1 आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये हमारे फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 3 के पेयर बनना है देखो, है ना। और इसमें से वर्गमूल में हम 2 में से 1 लेते थे, इसमें 3 में से 1 लेंगे, 3 में से 1 लेंगे, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका जो आ जाएगा घनमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका ये निकालना है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो है वो है सरलीकरण, जिसमें वी बॉड मैथ्स का नियम जो है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, विन्यूकुलम आता है, यानी जो बार आता है सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर ऑफ मतलब का गुणा, फिर डी का मतलब भाग, गुणा, जोड़ और घटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इस सवाल को आप देखो कि सबसे पहले जैसे 14 + 3 - 4 गुणा 10/2, ये सवाल है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 14 + 3 - 4, अब 10 को भाग देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप देखो, अब जोड़ घटा गुणा में सब क्या सॉल्व होगा, पहले गुणा सॉल्व होगा, तो पहले गुणा सॉल्व कर लेंगे, 4 × 5 = 20, फिर क्या सॉल्व होगा, जोड़ कर लो, 14 × 3 = 17 -20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि 20 माइनस का बड़ा है, इसलिए चिन्ह किसका लेगा, माइनस का लेगा। तो इस तरीके से हमको जो है क्या करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। देखो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। तो इसमें आपके सीटेट के प्रश्नों में क्या पूछ लेता है, एक नंबर देगा, उसमें पूछ लेगा इसके गुणनखंडों का योग बताओ या गुणनखंडों की संख्या बताओ, है ना। तो दो चीजें पूछता है, या तो संख्या पूछता है या गुणनखंडों का योग पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निकालोगे कैसे, मान के चलिए कि आपकी एक संख्या n, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या योग। तो आपके सीटेट के जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें आपके 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो पूछेगा कि दी गई संख्या के गुणनखंडों का योग बताओ या गुणनखंडों का की संख्या बताओ, ठीक है। तो तो यहाँ पे ना चीज जो भी लिखी है, इससे हो सकता है आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब सवाल होगा उस सवाल से आपको ज्यादा चीज समझ में आएंगी। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या n के अभाज्य गुणनखंड p q r हैं, तो उसकी घात क्रमशः a b और c हैं, तो n जो है p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c होगा। तो n के गुणनखंडों की संख्या जो होगी, हर एक पावर में 1 जोड़ के उसकी गुणा कर देंगे। n के गुणनखंडों गुणनफल क्या होगा, ये आपका पूछा नहीं जाएगा, इसको हटा दो। गुणनखंडों का कुल जोड़ पूछा जाता है। तो जोड़ निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला लगेगा, p की पावर 0 से लेकर के p की पावर a तक, इंटू q की पावर 0 से लेकर के q की पावर b तक, इंटू r की पावर 0 से लेकर के r की पावर c तक। अब देखो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। कि जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूँ किसका, 120 का उदाहरण लेता हूं मैं, 120 का, ठीक है। 120 के आपसे पूछेगा कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक। अब ये सवाल आपका आ गया, 120 के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य नहीं, गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से भाग देंगे 60 आएगा, 2 से भाग देंगे 30 आएगा, 2 से भाग देंगे 15 आएगा, 3 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन कौन से आ गए, तो अभाज्य गुणनखंड आए 120 के, एक तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पे आ गया 2, 2 कितनी बार आया है, तो आया है 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 आया है 1 बार, 3 की पावर 1, 5 आया 1 बार, 5 की पावर 1।
अब ये कह रहा है इनका गुणनखंडों का योग संख्या बताओ। गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। तो संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो जो भी पावर है, अगर आपसे संख्या पूछ रहा है तो संख्या निकालने के लिए जितनी पावर है, कितनी पावर है यहाँ पे? 2 की पावर कितनी है? 3 है। 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर में यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देखो जितनी भी पावर थी उसमें हमने एक एक जोड़ दिया। 3 में 2 की पावर 3 थी, तो हमें केवल पावर से मतलब है, जो घात से मतलब है। तो 3 में 1 जोड़ दिया, यहाँ पे घात 1 थी, 1 में 1 जोड़ दिया, यहाँ भी घात 1 थी, 1 में 1 जोड़ दिया। तो 3 1 4 इंटू 1, 1 और 1 2 होगा ना, 1 और 1 2 इंटू 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ये तो हो गया गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 की पावर कितनी है? 3 है। 3 की पावर कितनी है? 1 है। 5 की पावर 1 है। अब आप यहाँ देखो 3 में हमने क्या किया, जो पावर थी उसमें 1 जोड़ दिया, फिर इस 1 में 1 जोड़ दिया, फिर इस वाली 1 में 1 जोड़ दिया, इन सब की जोड़ कर गुणा कर दी। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गई गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। ये बात होगी संख्या की। अब हम निकालेंगे गुणनखंडों का योग। तो आप देखो अगर हम योग निकालेंगे गुणनखंडों का तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे अब योग। यहाँ पे इसे समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो 2 के हमने फैक्टर किए थे, तो 120 के फैक्टर किए थे, तो 120 के फैक्टर आए थे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यही तो फैक्टर आए थे, है ना। अब आप देखो मैंने क्या बताया था कि p की पावर 0 से शुरू करोगे, यानी 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। हम यहाँ 3 तक क्यों ले गए? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो हम यहाँ इसको 3 तक ले गए। यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ लगा दिया बाहर मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 1 है ना सबसे बड़ी पावर, तो 3 की पावर 0 शुरू करेंगे, 3 की पावर 1 तक लेके जाएंगे। यहाँ देखो 5 की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 है, तो 5 की पावर 0 शुरू करेंगे, 5 की पावर 1 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, किसी की पावर 0 हो तो एक ही मतलब होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 गुणा। ऐसे यहाँ पे हमने सॉल्व करके, तो इधर से जोड़ के आया 15, यहाँ से जोड़ के आया 4, यहाँ से जोड़ के आया 6, इसकी गुणा कर ली तो कितना आ गया? 360। तो यहाँ पे गुणनखंडों का जो जोड़ होगा वो 360 होगा। तो इस तरीके से निकालते हैं, और भी आगे आने वाले टाइम पे अभी हम सवाल करेंगे इस पे बेस्ड। तो देखिए यहाँ पे ना अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ तक आपको समझाया, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देख लोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मैंने 3 से विभाज्य होने का नियम बताया था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो आप इनके अंकों का योग कर लो। तो 6 में जोड़ा 0, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 8 14 7, कितने हो गए? 14 और 7 आपके हो गए 21, और 5 26, 3 29, 29 4 कितने हो गए? 33, और 2 35। 35 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों? अगर 35 समझ में नहीं आ रहा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 5 और 3 और जोड़ लो, तो कितना हो गया? 8। 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगी, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ये देख लेते हैं। 6 6 5 11 और 9 20, 7 27, 4 31 और 3 और 34 और 8 कितने हो गए? 34 और 8 42, और 4 और 2 कितने हो गए? 6। ये 6 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, ठीक है ना। बाकी का आप देख सकते हो, 2 1 3 8 11 9 20 6 26 7, 26 और 7 आपके हो गए 33, और 5 38, और 3 कितने हो गए? 41। 41
में भी जोड़ेंगे 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 5 3 से कटेगा नहीं, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो आपको ऑप्शन जब यहाँ मिल जाएगा तो आपको आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसी ऑप्शन को लगा देना है। सिंपल सी बात है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना था। आगे हम बढ़ेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से कटेगी। तो 11 से कटने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 11 से कटने के लिए मैंने एक आपको नियम बताया था कि सम स्थानों पे अंकों का योग और विषम स्थानों पे अंकों का योग, आपका या तो योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से कट जाए। तो सम स्थानों पे अंकों का योग 3 और 3 6, 3 9, 9 3 12। विषम स्थानों पे अंकों का योग माइनस 3 3 6 और 3 9 9, 12 में से 9 गए 3। ना तो ये 0 आया और ना ही एक ऐसी संख्या है जो 11 से कटेगी। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि अंतर जो है या तो 0 आना चाहिए या ऐसा है जो कि 11 से कट जाए। आगे देखते हैं, ये सवाल देख लें। चलो, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आया 1 आया। 0 आना चाहिए, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अगला देखते हैं, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0 आ गया। तो जिसमें 0 आ जाए अंतर, या तो 11 से कटने वाला आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8। 8 में मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाएं, तो लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे कितने हैं 1 4 2, अगर ये 8 से कट जाएंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। 8 एकम 8, ये कितना बचेगा 6, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 सत्ते 56, शेषफल कितना है 6। ये पूरी पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, शेषफल 0 आता तभी तो पूरा पूरा कटता, तो ये संख्या नहीं हो सकती। अगला देखिए 176, 176 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, 6 उतरेगा 8 दूनी 16, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो ये संख्या हमारी किससे कट जाएगी 8 से कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी 12 और 16 का सबसे छोटा सारगुणज और 10 15 का सबसे छोटा सारगुणज। देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, सिंपली मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब होता है लासा, और सबसे छोटा, यहाँ भी सार्वगुणज पूछा, यहाँ भी लासा निकालना है। लासा मतलब एलसीएम निकालना है। तो 12 और 16 का लासा निकाल लो, कितना होगा, 2 से भाग दोगे 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दोगे 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दे दोगे, फिर 2 से भाग दोगे और फिर 3 से भाग दे दोगे, 3 एकम 3। ठीक है ना, इस तरीके से तो इसका लासा आ जाएगा वो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 10 और 15 का लासा निकालना है। 2 से काटोगे पंजे 10, ये 15 का 15 रहेगा। 3 से काट दोगे, 3 पंजे 15, 5 से काट दोगे तो इसका लासा आ जाएगा 2 3 6, 6 पंजे 30। इसका जो लासा आया 12 16 का आया 48, 10 और 15 का लासा कितना आ गया 30। तो यहाँ पे आप 48 की और 30 की गुणा गुणा कर दोगे, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 1440 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा सारगुणज लासा, सबसे बड़ा सारगुणनखंड मासा। ठीक है, चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे HCF पूछ रहा है, इसका SCF कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो SCF अगर इसमें से पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, 100 जो भी छोटा वाला होगा उसको बाहर रखोगे और बड़े वाले को अंदर रखोगे। आप भाग विधि से SCF निकालोगे। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5। फिर भाग देंगे 144 को, कितनी बार में जाएगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जाएगा 2 बार में, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचेगा 3। इससे किसको भाग दे देंगे, 54 को भाग दे देंगे। ये भी जाएगा एक बार, कितना आ जाएगा, 14 में 6 गए 8, 18 आ जाएगा। अब 18 से भाग देंगे किसको, 36 को, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, 18 दूनी 36। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही संख्या क्या हो जाती है, मासा हो जाती है भाग विधि से। यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, पहले हमने क्या किया, 194 198 को 144 से भाग दिया,
फिर जो शेषफल आया, शेषफल से फिर हम क्या करेंगे, 144 को भाग देंगे। जो शेषफल से भाग देते जाना है, शेषफल से जो भाग देते जाएंगे, जिससे भाग देने पर एंड में शेषफल 0 आ जाएगा, वही उस संख्या उसकी मासा हो जाएगी। तो यहाँ पे मासा हो जाएगा 18। 18 आंसर है। अगला देखिए, 144, 180, 192 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो इनका मासा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे, देखो एक तरीका और भी है, अगर आपको इसको और तरीके से सॉल्व करना है तो एक तरीका ये हो जाएगा कि सबसे पहले आप करो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने से भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि अगर हम देखें कि सबसे पहले हम पकड़ेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन, है ना, क्योंकि मासा है तो सबसे बड़ा देखना पड़ेगा हमें। तो सबसे बड़ा देख लेंगे पहले, 144 को भाग दे देंगे किससे, 18 से। तो कट जाता है, 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144 होते हैं, कट जाएगा 18 से। ये भी देखो 18 ढाई 180 कट जाएगा। ये 192 कटेगा 18 से, नहीं कटेगा। देखो भाग दे के देखते हैं, 18 एकम 18, एक बचा, दो उतर आएगा, 12 शेषफल बचा। ठीक है, न जाने का जीरो लगा दो यहाँ पे, तो कितना शेषफल बचा, 12 शेषफल बचा। तो यानी 18 से ये दो तो कट गए, ये नहीं कट पाया, ये नहीं कट पाया। तो इसका मतलब 18 तो हो ही नहीं सकता मासा, 18 तो है ही नहीं। अब क्या बचा, 16। 16 से भाग देंगे 144 को, 16 नहीं में 144, 16 से 144 कट जाता है क्योंकि 16 के पहाड़े में आता है। 16 से भाग देंगे इसको, 180 को, नहीं कटेगा। 180 को अगर हमने 16 से भाग दिया, 16 से भाग दिया तो 16 एकम 16 बचेगा 20, 16 एकम 16, सिर्फ 4 बचेगा, कटेगा ही नहीं पूरा पूरा। तो 16 भी नहीं हो सकता, 12 बचा हमारे पास, 12 का देखते हैं। 12 का देखते हैं, 12 का क्या है, 12 का क्या है, देखो 12 में ये कट जाएगा 12 से, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये कटेगा 12 से, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ये कटेगा 12 से, 12 एकम 12, और कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 बचा, 12 छक 72। तो 12 से आपके तीनों कट रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 12 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हो कि ये तीनों संख्या जिस नंबर से कट जाएंगी वो उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है ना, और सबसे बड़े से स्टार्ट करना आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम, एलसीएम में उल्टा करते हैं कि 24, 36 और 40 से जो संख्या पूरी पूरी कट जाए वो संख्या, वो क्या हो जाएगी, उसका मासा हो जाएगी, उल्लासा हो जाएगी। या आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल भी सकते हो, 24, 36 और 40, दो से भाग दोगे 12, दो से भाग दोगे 18, दो से भाग दोगे 20, फिर दो से भाग दोगे 6, 9 और 10, दो से भाग दोगे 3, 9, 5, तीन से भाग दोगे 1, 3, 5, तीन से भाग दोगे 1, 5, 5 से भाग दे दोगे 1, 1। तो यहाँ देख लो, दो दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, 72 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 का जीरो, यहाँ से लगाए 5 सत्ते 35, 1 36, कितना आ गया लासा इसका, 360। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 2, 15, 20, 27 का एलसीएम निकालना है, ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है आपके सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा सार गुणज का मतलब होता है एलसीएम, लासा निकाल लो, और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का मतलब होता है मासा। सिंपल सा ध्यान रखो, सबसे छोटा सार्व गुणज लासा, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड मासा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 18, 24, 48 का निकाल लो लासा, और 18, 24, 48 का निकाल लो मासा, उनकी कर दो आपस में गुणा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 18, 24 और 48 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, दो से भाग दे देंगे, दो ने में 18, दो से भाग देंगे 12, दो से भाग देंगे कितना आ जाएगा 24, फिर दो से भाग कर देंगे 9। ठीक है, फिर दो से भाग करेंगे, दो तिया 6, दो छक 12, फिर दो से भाग करेंगे 9, 3, 3,
फिर 3 से भाग कर देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग कर देंगे तो 1 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 जो की गुणा कर लेंगे हम 3 से तो हमारा लासा आ जाएगा। कितना आएगा? 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौक 12, 2 24, 12 2 14, कितना आ गया? 144 आ गया। ठीक है, लासा कितना आ गया? 144 आ गया। लगे हाथ यहाँ पे मासा भी निकाल लो। मासा क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला से हम भाग देंगे बीच वाले को। ठीक है, 18 एकम 18, कितना बचा? 12 में से 14 में से 8 गए 6। ठीक है, अब इसको भाग दे देंगे 18 को 6 से, 6 3 18, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है, वही संख्या हमारी क्या होती है? मासा होती है। तो 6 18 और 24 का मासा कितना हो गया? 6। तो अब देखो इन दोनों का मासा कितना आया? 6। अब इन दोनों का मासा और 48 को हम आपस में इनका मासा निकालेंगे, तो 48 को भाग देंगे 6 अट्ठे 48, यानी इसका भी शेषफल कितना आ गया? 0। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है वही संख्या उसकी मासा हो जाती है। सिंपल से मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर आप देखो 18 24 48 का जो फाइनली मासा आया वो आपका आ गया 6। ठीक है, अब इनकी क्या करवा रहा है? आपस में गुणा करवा रहा है। तो यहाँ पे देखो लासा कितना आया था? 144, और मासा कितना आया? 6। इनकी कर दो गुणा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। तो आंसर आपका आ जाएगा 864। तो 864 जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस सवाल को आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका तो लासा निकालना है। तो एलसीएम वाले जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं कि इसका क्या आंसर आपका होगा। ठीक है ना, इसका आंसर आपको बताना है। अगला देखिए, इसका भी देखो एलसीएम निकालना है। सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, हाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन को करते हैं कि दो संख्याओं का मासा 16 है और गुणनफल कितना है? गुणनफल है आपका 3032। तो उनका लासा बताइए। एक सूत्र होता है, लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या हम ये कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि लासा क्या है। लासा मान लो कुछ भी मान सकते हो। लासा आपने मान लिया x है, मासा है 16, और दोनों संख्याओं का गुणनफल है 3072। तो x बराबर आ जाएगा 3072 बटे में 16। 16 से काट दोगे, 16 एकम 16, कितना बचेगा आपका? 14 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 147। तो 16 में कितना होते हैं? 144 होते हैं, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 32, 16 दूनी 32। तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो 192 आ जाएगा, है ना। तो ये सूत्र आप लिख लेना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणा मासा। ठीक है, ये सवाल भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या, यहाँ पे देखो बात वही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो यहाँ पे पहली संख्या दे रखी है 161 गुणा दूसरी संख्या मान लो आपकी x, लासा दे रखा है, लासा दे रखा है 1449। चलो 1449। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो कि किससे किससे कट रहा है। तो आप देखोगे 23 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 23 सत्ते होते हैं 161, है ना। और 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 0 7 सत्ते 49, कितना आ जाएगा? 207 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है।
कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 12, 24, 32, 36 से विभाज्य हो। तो यानी छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, आपको लासा निकालना है। ये भी आपका होमवर्क वाला सवाल है, लासा आपको निकाल के बता देना है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश बाई 3 डिविजिबल बाई 14, 28, 36 और 45। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 3 कम हो जाने से 14, 28, 36, 45 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में हम करेंगे क्या, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 कम हो जाने से 14, 28, 36 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका क्या करो, आप एलसीएम निकाल लो। 14, 28, 36 और 45 का एलसीएम निकाल लो। 2 से भाग दोगे तो 14 और यहाँ पे 18 और ये 45। फिर आप भाग दोगे 2 से, फिर आप भाग दे दो 3 से, फिर आप भाग दे दो 3 से। बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर 5 से भाग दे दो, फिर 7 से भाग दे दो, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 की गुणा कर लोगे किससे, 7 से कर लोगे तो आ जाएगा 1260। लेकिन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 कम हो जाने से 14, 28, 36, 45 से विभाज्य हो। यानी 3 कम हो जाने से, अब 3 कम हो जाने से अगर इसमें से 3 कम करोगे तब तो विभाज्य नहीं होगी। तो यानी इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1263। अब 1263 वह संख्या है जिसमें से 3 कम कर दोगे तो हमें 1260 मिलेगा, जो कि 14, 28, 36, 45 से पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, वो बहुत से बच्चे 1260 कर देते हैं, ये नहीं होगा, आंसर होगा 1263, ठीक है। 1263 में 3 कम कर दोगे तो पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक। अगला है, दो संख्या गुणनफल इतना है, मासा इतना है, तो उनका लासा निकालो। तो ये आप कर लोगे होमवर्क में। सेम अगला क्वेश्चन भी सेम ही इस तरीके से, ये भी होमवर्क में कर लोगे, ठीक है ना। और हाँ, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है, तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। इन दोनों टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप दे। तो अधिकतम धारिता की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा निकल आएगा मासा, मासा निकल आएगा। तो मासा निकालने के लिए छोटा वाला होता है उसको आप बाहर ले लो और बड़ा वाला अंदर ले लो, एक बार जाएगा। छः सौ अस्सी को अंदर कर लो, फिर 17 चौका 68, 4 बार चला जाएगा, पूरी पूरी तरीके से कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 170। जिससे भाग देने पर आपका शेषफल 0 आ जाता है, तो वो संख्या उसका क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। तो 170 इसका मासा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन लगभग आपके और हैं, जो कि आपके अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ही ऐसे ही सीटेट की जितनी भी मैथ्स के टॉपिक हैं मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ।